हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द लॉ फैक्ट हिंदी में। सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। सब्जेक्ट कोड है K4001, LLB सेकेंड ईयर, सेमेस्टर 4th, 2024-25, CCS यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं थोड़ा सा शुरुआत में डीपली समझाता हूँ। क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसको 3 तरीके से बताया गया है और हो सकता है कि 3 तरीके से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ जाए। तो हम एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से समझते हैं और उसके केस के सहित। ठीक है दोस्तों। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब हमने इसको 3 भाग में बांटा है। जैसे प्रश्न 1 सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन उसको अलग अलग तरीके से हम लोग देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दमनकारी आचरण यानी अन्याय और कुप्रबंध से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है, दमनकारी आचरण यानी अन्याय और कुप्रबंध से आप क्या समझते हैं। पहला टॉपिक ले लेते हैं दोस्तों, दमनकारी आचरण क्या होता है। पहले इसको समझते हैं, फिर समझते हैं कि कुप्रबंध क्या होता है। तो पहले ले लेते हैं दमनकारी आचरण। ये क्या होता है, जब किसी कंपनी में कुछ लोग, आमतौर पर वे लोग जिनके पास ज़्यादा ताकत होती है, मतलब जिनके पास ज़्यादा शेयर होते हैं किसी कंपनी के, तो वो क्या करते हैं, बाकी लोगों के साथ, जो बाकी लोग कौन, जैसे छोटे शेयर धारक, छोटे मतलब जिनके पास शेयर जो है वो ज़्यादा मात्रा में कम होते हैं, मतलब वो हो जाते हैं अल्पसंख्यक, और जिनके पास ज़्यादा शेयर होते हैं वो हो जाते हैं बहुसंख्यक। तो जो ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे शेयर धारकों के अधिकारों को दबाते हैं। कौन लोग, बड़े शेयर धारक उनके अधिकारों को दबाते हैं या उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। गलत व्यवहार कैसे करते हैं, वो उनसे बहुत ज़रूरी जानकारी छिपाते हैं कंपनी की, उन्हें फैसलों में शामिल नहीं करते हैं और उनके हितों के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है। तो सिंपल भाषा में तो दोस्तों ये हुआ कि जब किसी भी कंपनी के जो ताकतवर लोग होते हैं, मतलब जिनके पास ज़्यादा शेयर होते हैं, वो छोटे शेयर धारकों को परेशान करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं दमनकारी आचरण। ठीक है। अब इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। जब किसी कंपनी में कुछ लोग, आमतौर पर वे लोग जिनके पास ज़्यादा ताकत होती है, बाकी लोगों को, जैसे छोटे शेयरधारकों के अधिकारों को दबाते हैं या उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो उसे दमनकारी आचरण कहते हैं। यह कई तरीकों से हो सकता है, जैसे कि उन्हें जरूरी जानकारी ना देना और उन्हें फैसलों में शामिल ना करना या उनके हितों के खिलाफ काम करना। ठीक है दोस्तों, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले केस समझ लेते हैं, मतलब दमनकारी आचरण का केस है दोस्तों शशिधर रेड्डी बनाम श्रीनिवास रेड्डी, 2014 का केस है। इस मामले में क्या हुआ था, छोटे शेयरधारकों ने आरोप लगाया कि बहुसंख्यक शेयरधारक, मतलब जिनके पास ज़्यादा शेयर हैं, बहुसंख्यक शेयरधारक कंपनी के मामलों का प्रबंधन उनके हितों के खिलाफ कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रखा गया और उन्हें कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। तो वहाँ पे क्या करा, एनसीएलटी ने, कोर्ट ने माना कि बहुसंख्यक शेयरधारकों का आचरण दमनकारी था, मतलब जो मेजोरिटी में थे, जिनके पास ज़्यादा शेयर थे, उनका जो आचरण था वो दमनकारी था और छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए आदेश पारित उन्होंने कर दिया। किसने, एनसीएलटी। अब हम आगे चल के देखेंगे दोस्तों कि एनसीएलटी की इसमें कितनी बड़ी भूमिका है, एनसीएलटी क्या क्या कर सकता है, ये टर्म आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब समझते हैं कुप्रबंध। इससे पहले हमने समझा दमनकारी आचरण, क्वेश्चन एक ही है, उसमें जो है 2 टर्म है, ये सेकंड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कंपनी को ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। कुप्रबंध का मतलब है कि कंपनी को ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। कैसे ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसमें गलत फैसले लेना, पैसों का गलत इस्तेमाल करना या कंपनी के नियमों का पालन
ना करना शामिल हो सकता है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। इसमें गलत फैसले लेना, पैसों का गलत इस्तेमाल करना, यह कंपनी के नियमों का पालन ना करना शामिल हो सकता है। कुप्रबंध से कंपनी को नुकसान होता है और शेयरधारकों को भी। इसका केस है दोस्तों, मतलब इसमें उसमें भी केस था, इसमें और इसमें भी केस है। तो केस है साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम टाटा सन्स लिमिटेड। लेटेस्ट केस है, 2017 का ही केस है। आपको ध्यान होगा, अगर आप लोग न्यूज़ और पॉलिटिक्स में थोड़ा सा एक्टिव रहते हो, न्यूज़ वगैरह देखते हो, तो ये साइरस जो थे, साइरस मिस्त्री, ये टाटा में काम इन्होंने, मतलब टाटा में आया था कुछ के अध्यक्ष पद इन्हें मिल गया था, साइरस मिस्त्री इनका नाम था। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ था, अगर आपने इनका नाम सुना होगा कहीं ना कहीं। अब इस केस को समझ लेते हैं। इस केस में हुआ था कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। फिर उन्होंने जो है केस करा, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके निष्कासन का निर्णय कुप्रबंध और पूर्वाग्रह से प्रेरित था। ठीक है, कि ये किसने लगाया, साइरस मिस्त्री ने केस करा कंपनी पे। तो एनसीएलटी ने क्या करा, शुरू में मिस्त्री के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन बाद में एनसीएलटी ने उस फैसले को पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के फैसले को बरकरार रखा। यह मामला कॉरपोरेट प्रशासन और निदेशकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठाता है। ठीक है, अब वही क्वेश्चन दोस्तों फिर से अब इसको दूसरे तरीके से पेश किया गया है। ऐसे भी आ सकता है ये। अब दूसरा तरीका देख लो आप, कि अन्यायपूर्ण आचरण के विरुद्ध कौन आवेदन पेश कर सकता है, मतलब उसके खिलाफ कौन कोर्ट में जा सकता है, आवेदन पेश कर सकता है। और कंपनी में कुप्रबंध की स्थिति को रोकने के लिए अधिकरण की शक्तियों का वर्णन कीजिए। उत्तर की तरफ चलते हैं दोस्तों। उत्तर है अन्यायपूर्ण आचरण के विरुद्ध आवेदन कौन कर सकता है, इसको समझ लेते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के जो सदस्य हैं, जो यह मानते हैं कि कंपनी के मामलों का संचालन ऐसे तरीके से किया जा रहा है जो उनके लिए पूर्वाग्रही या कंपनी के हित के लिए हानिकारक है, वे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकते हैं। कौन लोग, जो कंपनी के मामलों का संचालन इस तरीके से जो किया जा रहा है कि उनके लिए पूर्वाग्रही है या उनके कंपनी के हित के लिए हानिकारक है, तो वे एनसीएलटी में आवेदन कर सकते हैं। इसको केस के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। केस है इसका डेविड पॉल बनाम मणिमाला पॉल, 2010 का केस है। इस मामले में क्या हुआ था, एक कंपनी के अल्पसंख्यक शेयरधारकों ने, एक कंपनी के अल्पसंख्यक शेयरधारकों ने, मतलब छोटे शेयरधारकों ने, जिनके पास कम शेयर होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं अल्पसंख्यक। मान लो एग्जाम्पल से ऐसे समझ लो कि कंपनी में टोटल 10 शेयर हैं, तो 10 में से 3 शेयर तो कुछ लोगों के पास है और 7 शेयर कुछ लोगों के पास है। तो जो 7 शेयर वाले हैं वो हो गए बहुसंख्यक और 3 शेयर वाले हो गए अल्पसंख्यक। ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया कि बहुसंख्यक शेयर धारकों ने कंपनी के मामलों का प्रबंधन उनके हितों के खिलाफ किया है। तो एनसीएलटी ने क्या बोला इसमें, एनसीएलटी ने माना कि अल्पसंख्यक जो है शेयर धारकों के पास अन्यायपूर्ण आचरण के खिलाफ आवेदन करने का अधिकार है। किनके पास अधिकार है, अल्पसंख्यकों के पास। अब एनसीएलटी की शक्तियां जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, एनसीएलटी की शक्तियां, एनसीएलटी क्या क्या कर सकता है। एनसीएलटी जांच कर सकता है, जांच करना। एनसीएलटी जो है वो क्या कर सकता है, शेयर खरीद सकता है, समझौता करा सकता है और प्रबंध में बदलाव कर सकता है। अब जांच कराने में क्या कर सकता है, जांच करना, कंपनी के मामलों की जांच कर सकता है और जरूरी आदेश दे सकता है। कौन, एनसीएलटी। ठीक है, दूसरा प्रबंध में बदलाव, कंपनी के प्रबंध में बदलाव करने का आदेश दे सकता है, जैसे कि निदेशकों को हटाना या नए निदेशकों को नियुक्त करना। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, कंपनी में जो टॉप क्लास का मैनेजमेंट होता है, जो ऑफिस वगैरह में बैठते हैं मैनेजमेंट, कुछ फील्ड में भी होते हैं, तो उसमें क्या कर सकता है कोर्ट, के उसमें निदेशकों को, डायरेक्टर्स को, यहाँ हमने स्पेशली डायरेक्टर्स इसमें दिखाया गया है, तो डायरेक्टर्स को हटा भी सकता है
और नए डायरेक्टर्स को नियुक्त भी कर सकता है। ठीक है, इतनी शक्तियां होती है। तीसरी शक्ति होती है शेयर खरीदना। अन्याय से पीड़ित शेयर धारकों के शेयर खरीदने को आदेश दे सकता है। जिन लोगों ने अपील दायर की है तो उनको कंपनी को एनसीएलटी कह सकता है कि भाई इनके शेयर अब आप खरीदिए, और वो कंपनी को खरीदना पड़ेगा। चौथा, समझौता कराना। समझौता करा सकता है एनसीएलटी। एनसीएलटी क्या कर सकता है? कंपनी और शेयर धारकों के बीच समझौता कराने की कोशिश कर सकता है। उनके बीच में उन्हें बैठा के उनको बोल सकता है कि आप लोग ये जो है अपना मैटर जो है आपस में निपटा लो। ठीक है, वहाँ पे कर सकता है। आप मेन मुद्दा समझो, दो चीज़ है इसमें, ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। सारा खेल दो जगह है, एक तो बहुसंख्यक शेयर धारक और एक अल्पसंख्यक शेयर धारक। परेशान कौन होता है? जो अल्पसंख्यक शेयर धारक है। अल्पसंख्यक कौन है? जिनके पास कम शेयर होते हैं। और बहुसंख्यक कौन है? जिनके पास ज़्यादा शेयर होते हैं। तो जिनके पास ज़्यादा शेयर होते हैं वो क्या करते हैं? छोटे शेयर धारकों को परेशान करते हैं। तो वहाँ पे छोटे शेयर धारक क्या कर सकते हैं, वही इसमें समझाया कि किस तरीके से वो कोर्ट जा सकता है और उसको क्या क्या अधिकार है। अब अन्य राहत क्या है? एनसीएलटी जो है वो कंपनी के हित में कोई भी उचित आदेश दे सकता है। कंपनी के हित में एनसीएलटी क्या कर सकता है? कंपनी के हित में कोई भी उचित आदेश दे सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका केस के माध्यम से समझ लेते हैं। केस था वीएस कृष्णन बनाम वेस्टर्न इंडिया प्लाईवुड लिमिटेड 1980। इस केस में क्या हुआ था? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एनसीएलटी के पास कंपनी के मामलों का प्रबंधन करने के तरीके के बारे में व्यापक शक्तियां हैं। मतलब कंपनी के प्रबंधन माने उसके मैनेजमेंट को चेंज करने के लिए या उन्हें सुझाव देने के लिए व्यापक शक्तियां हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी के हित सुरक्षित हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब यही क्वेश्चन तीसरी बार, मैंने शुरुआत में बताया था कि ये क्वेश्चन दोस्तों 3 बार हमने इसमें इसको समझेंगे। ये किसी भी तरीके से आ सकता है। हर बार वही पूछा है कि दमन क्या है और कुप्रबंध क्या है। मतलब दमन मतलब सिंपल शब्दों में कि किसी को दबाना। किसको? अब ऐसे राह चलते आदमी को तो दबा नहीं सकते। किसको? कौन किसको दबा रहा है? बहुसंख्यक शेयरधारक अल्पसंख्यक शेयरधारकों को दबाते हैं, उसे बोलते हैं दमनकारी आचरण। फिर दूसरा, मैनेजमेंट की गलतियों की वजह से, जो इसको क्या बोलते हैं? कुप्रबंध। ये होता है मैनेजमेंट की गलतियां में क्या अंतर है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। दमन क्या होता है? दमन में कुछ लोगों, जैसे आमतौर पर ताकतवर, वही आ रहा है ना, द्वारा बाकी लोगों कौन? कमजोर लोगों के अधिकारों को दबाया जाता है। यह अक्सर जानबूझकर किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे 2 डिफरेंस है दोस्तों जो समझने पड़ेंगे। कि आप इतना तो समझ गए होंगे कि अल्पसंख्यक हो गए और बहुसंख्यक हो गए। दूसरा है दमन में क्या होता है? जानबूझ के किया जाता है। ठीक है, जो दमनकारी होते हैं वो जानबूझ के ये सब करते हैं कि छोटे शेयरधारकों को नुकसान हो। यह अक्सर जानबूझकर किया जाता है। किस केस में? दमन के केस में। दूसरा, कुप्रबंध के केस में ये जानबूझकर जरूरी नहीं है कि जानबूझ के ही किया जाए। तो इसको समझ लेते हैं। कुप्रबंध में कंपनी को ठीक से नहीं चलाया जाता है। यह गलत फैसलों या लापरवाही के कारण हो सकता है। मतलब कुछ गलत डिसीजन ले लिया हो कंपनी ने या लापरवाही के कारण ये हो सकता है। मतलब दोनों में डिफरेंस है कि दमन में जानबूझ के किया जाता है और कुप्रबंध में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जानबूझ के ही शेयरधारकों को परेशान किया जा रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक केस के माध्यम से समझ लेते हैं। ये आप देख लेना दोस्तों। केस था ये शशिधर रेड्डी बनाम श्रीनिवास रेड्डी 2014 का केस। ये दमन का उदाहरण। और दूसरा, साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम टाटा सन्स लिमिटेड। ये आप सर्च करके देख सकते हो गूगल पे। शशिधर रेड्डी बनाम श्रीनिवास रेड्डी 2014 का केस, ये था दमन का एग्जाम्पल। ठीक है, और साइरस मिस्त्री का जो केस था, साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम टाटा सन्स लिमिटेड 2017 का केस। बाकी दोस्तों, अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता हो तो आप हमें कमेंट्स करिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो और आपको लगता है कि हेल्पफुल है और आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए, तो हम आपको इसकी पीडीएफ भी भेज देंगे, अवेलेबल करा देंगे। और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब ज़ीरो। हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे।
जैसे कि कई सारे लोग हमने देखा है कि वो चार्ज करते हैं इसका भी, तो हम इसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। आपको अगर चैनल अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।